सरकार के पास एक फाइनेंशियल सुपर पावर कैसे होती है? एक स्विच फ्लिक किया और बूम, पूरी इकोनॉमी में मनी फ्लो कंट्रोल हो गया। सुनने में किसी सुपर हीरो मूवी जैसा लगता है ना? लेकिन ये मैजिक नहीं, प्योर इकोनॉमिक्स है। और आज हम गवर्नमेंट की इन्हीं फाइनेंशियल सुपर पावर्स को डिकोड करेंगे, वो भी एक्चुअल सीडीएस और सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। तो इस अमेजिंग जर्नी को शुरू करने से पहले एक काम जरूर करिए, फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और कमेंट करके बताइए व्हाट यू आर मोस्ट एक्साइटेड टू लर्न। रेडी हो जाओ दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्कुल, वेलकम एवरीवन। आज हमारा सफर पब्लिक फाइनेंस के कोर कॉन्सेप्ट से गुजरेगा। विल स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग मनी सप्लाई कंट्रैक्शन। फिर हम जीएसटी की डिटेल्स में जाएंगे कि कौन से टैक्सेस में शामिल हैं और कौन से नहीं। वी विल ऑल्सो क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन वेरियस डेफिसिट्स, फिस्कल, प्राइमरी, रेवेन्यू, ये सब क्या है मतलब। और फिर फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को डिकोड करेंगे और आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कमिटीज को मैच करेंगे। इट्स अ फुल फ्लेज्ड कंसेप्चुअल वर्कआउट। लेट्स बिगिन। ओके, लेट्स अनपैक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये है सीडीएस 2023 से। Which of the following actions by the government would lead to contraction of money supply in the economy? 1. Purchase of treasury bills by the central bank from public. 2. Sale of treasury bills by the central bank to public. 3. Purchase of foreign exchange by the central bank. 4. Sale of foreign exchange by the central bank. Select the correct answer using the code given below. A. 1 and 4 only. B. 1 and 3 only. C. 2 and 4 only. D. 2 only. ब्रॉड माइक्रो थीम, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। ओके, तो सबसे पहले मनी सप्लाई को कम करना। ये कंट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई है क्या? सिंपल भाषा में इकोनॉमी से पैसा यानी लिक्विडिटी कम करना या एब्जॉर्ब करना। ये तब किया जाता है जब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही हो। सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया में आरबीआई ये काम करता है। सोचो, मार्केट में बहुत सारा पैसा है तो लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं जिससे चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। आरबीआई इस एक्स्ट्रा पैसे को सोख लेता है। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हो सकता है। इमेजिन करो कि एक पार्टी में स्नैक्स की प्लेट लिमिटेड है, लेकिन सबके पास बहुत सारे कूपन्स हैं। हर कोई ज्यादा कूपन्स दे के स्नैक लेना चाहेगा, जिससे केओस होगा। अब अगर होस्ट कुछ कूपन्स वापस ले तो सिस्टम आराम से चलेगा। यहाँ होस्ट है आरबीआई और कूपन्स है मनी। सिंपल है ना? परफेक्ट एग्जाम्पल। अब जरा ऑप्शंस को डीपली एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1, परचेज ऑफ ट्रेजरी बिल्स। जब सेंट्रल बैंक पब्लिक से टी बिल्स खरीदता है तो वो बदले में पब्लिक को पैसा देता है। इससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। तो ये गलत है। राइट, परचेज मतलब पैसा देना, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। एग्जैक्टली। अब स्टेटमेंट 2, सेल ऑफ ट्रेजरी बिल्स। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब सेंट्रल बैंक पब्लिक को टी बिल्स बेचता है तो पब्लिक टी बिल्स खरीदने के लिए बैंक को पैसा देती है। इसका मतलब पैसा पब्लिक से सेंट्रल बैंक के पास चला गया, मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो गई। सो दिस इज करेक्ट। ओके, सो सेल मींस पैसा एब्जॉर्ब करना। मेक सेंस। स्टेटमेंट 3, परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बिल्कुल सेम लॉजिक। जब सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज जैसे डॉलर्स खरीदता है तो वो बदले में रुपीस देता है। फिर से मार्केट में रुपी सप्लाई बढ़ गई, कॉन्ट्रैक्शन नहीं एक्सपेंशन हुआ। ये भी गलत है। गॉट इट। Purchase of anything by RBI means pumping money in. Exactly. And finally, statement 4, sale of foreign exchange. इसका बिल्कुल उल्टा। जब सेंट्रल बैंक डॉलर्स बेचता है तो लोग रुपीस देकर डॉलर्स खरीदते हैं। रुपी मार्केट से निकलकर सेंट्रल बैंक के पास आ गया, मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो गई। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो एलिमिनेशन लॉजिक से देखें, स्टेटमेंट 2 और 4 करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी हो जाता है। इसके लिए एक मेमोरी हैक भी है। याद रखना, सेल इज इक्वल टू सोक। जब भी सेंट्रल बैंक कुछ सेल कर रहा है, टी बिल्स या फॉरेक्स, वो मार्केट से पैसा सोक कर रहा है। और परचेस इज इक्वल टू पंप। जब वो कुछ परचेस कर रहा है तो मार्केट में पैसा पंप कर रहा है। कूल ना? वेरी कूल। सो मिनी रिकैप, सेंट्रल बैंक की सेलिंग एक्शन से मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसलिए ऑप्शंस 2 और 4 सही हैं। चलिए अब टैक्स के वर्ल्ड में चलते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन जीएसटी। अगला सवाल जीएसटी से रिलेटेड। क्वेश्चन 69 फ्रॉम सीडीएस 2023। Which one of the following taxes is not subsumed under the goods and services tax in India? A. Customs duties. B. Central excise duties. C. Service tax. D. Taxes on petroleum and petroleum products. ब्रॉड माइक्रो थीम, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स जीएसटी। तो जीएसटी के बाहर कौन? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव, मल्टी स्टेज, डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है। इसने इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया। आइडिया था वन नेशन वन टैक्स, लेकिन कुछ चीजें अभी भी जीएसटी के पर्व्यू से बाहर रखी गई हैं। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल ऐसा होगा कि जीएसटी एक बड़ा सा फूड कोर्ट है जहां अलग अलग रेस्टोरेंट्स जैसे सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट सब एक ही जगह आ गए हैं। लेकिन कुछ स्पेशल स्टॉल्स जैसे अल्कोहल और पेट्रोल वाले अभी भी फूड कोर्ट के बाहर अपनी अलग दुकान चला रहे हैं। परफेक्ट एनालॉजी। अब ऑप्शंस देखते हैं। ए, कस्टम्स ड्यूटीज। कस्टम्स ड्यूटी उन गुड्स पर लगती है जो इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। ये जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं हुई है। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी बीसीडी अभी भी अलग से लगती है, तो ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। होल्ड ऑन।
Okay, so customs duty is a strong candidate. बी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज। मेजरली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जीएसटी में सब्ज्यूम ही चुकी है, सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोलियम और टोबैको पर अभी भी लगती है, लेकिन फॉर मोस्ट गुड्स इट्स गॉन। सी सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स तो पूरी तरह से जीएसटी में मर्ज हो गया है। पहले सर्विसेज पर अलग से टैक्स लगता था, अब वो जीएसटी का पार्ट है, सो दिस इज सब्ज्यूम्ड। मतलब बी और सी तो डेफिनेटली सब्ज्यूम्ड है, फाइट ए और डी के बीच है। Exactly. And taxes on petroleum and petroleum products. This is the key. Petrol, diesel, ATF, natural gas, इन पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट्स का वैट दोनों लगते हैं। ये जीएसटी के अंडर नहीं आते। अब सवाल है, which tax is not subsumed? कस्टम्स ड्यूटी एक पूरी कैटेगरी है जो जीएसटी का हिस्सा बनने के लिए थी ही नहीं, बट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जानबूझकर बाहर रखा गया है। गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, डी इज अ मोर स्पेसिफिक एंड मेजर आइटम केप्ट आउट, सो डी इज द बेटर आंसर हियर। अच्छा, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज द इंटेंडेड आंसर। इसके अलावा और क्या है जो जीएसटी से बाहर है? पेरिफेरल नॉलेज के लिए याद रखिए, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बी जीएसटी से बाहर है। इस पर स्टेट गवर्नमेंट्स का कंट्रोल है। एक सिंपल मेमोनिक है, पीईए। पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल, ये तीन मेजर चीजें अभी तक जीएसटी फ्रेमवर्क से बाहर हैं। PEA, petroleum, electricity, alcohol. Got it. So, mini recap. In short, while GST has replaced many taxes, major items like petroleum products are still taxed under the old system. Option D is correct. अब थोड़ा गवर्नमेंट के अकाउंट की तरफ चलते हैं और डेफिसिट्स को समझते हैं। Let's move to question 70. बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, CDS 2023 से। Interest payments are subtracted from fiscal deficit to arrive at primary deficit. The question asks to identify which deficit is derived this way, and the options would implicitly be the different deficits. The correct answer, as we know, is primary deficit. Broad micro theme, government deficits. So deficit का फॉर्मूला, पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। फिस्कल डेफिसिट, ये गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स, बोरोइंग्स को छोड़कर के बीच का गैप है। बेसिकली ये बताता है कि सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए कितना पैसा उधार लेना पड़ेगा। So fiscal deficit is basically the total borrowing requirement. करेक्ट। नाउ प्राइमरी डेफिसिट, ये फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटाने के बाद बचता है। ये करंट ईयर के स्पेंडिंग और रेवेन्यूज के गैप को दिखाता है, पास्ट लोन्स के इंटरेस्ट बर्डन को अलग करके। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो मैंने एक बिजनेस शुरू करने के लिए 1 लाख का लोन लिया। ये मेरा फिस्कल डेफिसिट जैसा है। इस साल मुझे 10,000 का इंटरेस्ट देना है। अगर मैं ये 10,000 हटा दूं तो बाकी बचा हुआ अमाउंट यानी प्राइमरी डेफिसिट वो पैसा है जो मुझे एक्चुअली इस साल के ऑपरेशंस के लिए चाहिए। Exactly. The core formula is primary deficit equals to fiscal deficit minus interest payments. प्राइमरी डेफिसिट ये चेक करने में हेल्प करता है कि करंट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी से कितना नया डेट ऐड कर रही है। अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को सिर्फ पुराना इंटरेस्ट चुकाने के लिए बोरो करना पड़ रहा है, नए खर्चों के लिए कोई बोरोइंग नहीं हो रही। दैट्स अ गुड साइन। इसके लिए कोई मेमोरी हैक? प्राइमरी मतलब फर्स्ट या बेसिक, तो प्राइमरी डेफिसिट आपसे पूछता है इंटरेस्ट का पिछला बोझ भूल जाओ। बेसिकली इस साल कितने नए उधार की जरूरत है। सिंपल फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स इक्वल्स प्राइमरी डेफिसिट। इट शोज करंट ईयर्स फिस्कल गैप। डेफिसिट की बात चली है तो एक और इंटरेस्टिंग टर्म क्राउडिंग इन को देखते हैं। Question 71 from CDS 2021. The increases in private investment spending induced by the increase in government spending is known as A. Crowding in, B. Deficit financing, C. Crowding out, D. Pumping out. Broad micro theme, fiscal policy impact. Heading, the crowding in effect. Crowding in ये एक पॉजिटिव इकोनॉमिक फिनोमेना है। इसका मतलब है जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है तो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इंकरेज या पुल इन करती है। हाँ, जैसे गवर्नमेंट नए रोड्स, पोर्ट्स या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, जिससे प्राइवेट कंपनीज को भी बिजनेस एक्सपैंड करने का मौका मिलता है और वो भी इन्वेस्ट करती हैं। इमेजिन गवर्नमेंट ने एक रिमोट एरिया में एक सुपर हाईवे बना दी। अब उस हाईवे के आसपास प्राइवेट कंपनीज होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फैक्ट्रीज सेटअप करना शुरू कर देंगी। जी। गवर्नमेंट के खर्च ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया। दिस इज क्राउडिंग इन। अब ऑप्शंस देखते हैं। ए, क्राउडिंग इन, ये ऐसी सिचुएशन है जहां गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। बी, डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपने खर्च को पूरा करने के लिए बोरोइंग कर रही है। ये एक मेथड है, फिनोमेना नहीं। राइट। एंड क्राउडिंग आउट, ये क्राउडिंग इन का उल्टा है। यहाँ गवर्नमेंट इतना ज्यादा बोरो करती है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए लोन लेने के लिए पैसा कम बचता है या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं। इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। डी, पंपिंग आउट, ये कोई स्टैंडर्ड इकोनॉमिक टर्म नहीं है। So the memory hack is simple. In crowding in means pulling private investment in. Out in crowding out means pushing private investment out. Simple? एग्जैक्टली। मिनी रीकैप, इन शॉर्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए तो उसे क्राउडिंग इन कहते हैं। चलिए अब वापस डेफिसिट के एक और फंडामेंटल क्वेश्चन पे चलते हैं। Question 72 from CDS 2021. ये एक definition based question है, बिल्कुल straightforward. The excess of total expenditure of government over its total receipts, excluding borrowings, is known as A. Primary deficit, B.
fiscal deficit, C, current deficit, D, capital deficit. Broad micro theme, government deficits, definitions, heading, the big deficit, fiscal deficit. हमने इसको थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ये गवर्नमेंट के टोटल खर्चे, टोटल एक्सपेंडिचर और उसकी टोटल कमाई, टोटल रिसीट्स के बीच का अंतर है। क्रूशल पार्ट, इस कमाई में हम बोरोइंग्स को काउंट नहीं करते। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपकी मंथली सैलरी 50,000 है, ये हुई टोटल रिसीट्स। आपका टोटल खर्चा 60,000 है, ये हुआ टोटल एक्सपेंडिचर। तो आपको 10,000 एक्स्ट्रा चाहिए, ये 10,000 आपको उधार लेना पड़ेगा। यही 10,000 आपका फिस्कल डेफिसिट है। परफेक्ट, लेट्स एनालाइज द ऑप्शंस। ए, प्राइमरी डेफिसिट, ये तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स है, सो नॉट दिस। बी, फिस्कल डेफिसिट, ये डेफिनेशन एग्जैक्टली फिस्कल डेफिसिट की है, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। दिस इज आवर आंसर। सी, करंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट कैड होता है, जो ट्रेड से रिलेटेड है। डी, कैपिटल डेफिसिट, ऐसा कोई स्टैंडर्ड टर्म बजट में यूज नहीं होता। सो द मेमोरी हैक अगेन, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स बोरिंग रिक्वायरमेंट। जब भी फिस्कल डेफिसिट सुने, दिमाग में टोटल उधार की घंटी बजनी चाहिए। Right. So, mini recap, the gap between total spending and total earnings without counting loans is called fiscal deficit. Deficits के बाद अब टैक्स की साइकोलॉजी को समझते हैं। टैक्स का बोझ किस पर पड़ता है? Let's find out. Question 73 from CDS 2018, a very conceptual question. Consider the following statements about the impact of tax. 1. A tax is shifted forward to consumers if the demand is inelastic relative to supply. 2. A tax is shifted backward to producers if the supply is relatively more inelastic than demand. Which of the statements given above are correct? Broad micro theme, tax incidence. Heading, the elasticity game. Who really pays the tax? तो टैक्स इंसिडेंस का मतलब है कि टैक्स का फाइनल इकोनॉमिक बर्डन कौन उठाता है। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। इनइलास्टिक मतलब लोग प्राइस चेंजेस के लिए सेंसिटिव नहीं है, जैसे लाइफ सेविंग मेडिसिन। इलास्टिक मतलब लोग प्राइस चेंजेस के लिए बहुत सेंसिटिव हैं, जैसे लग्जरी वॉचेस। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने नमक के पैकेट पर 10 रुपए का टैक्स लगाया। नमक की डिमांड हाईली इनइलास्टिक है, आप खरीदेंगे ही, तो सेलर प्राइस 10 रुपए बढ़ा देगा और पूरा टैक्स बर्डन आप पर शिफ्ट फॉरवर्ड कर देगा। अब सोचो, एक लग्जरी हैंडबैग पर 10,000 का टैक्स लगा। डिमांड बहुत इलास्टिक है, प्राइस बढ़ा तो कस्टमर दूसरा ब्रांड खरीद लेगा, तो सेलर को खुद बर्डन उठाना पड़ेगा। Exactly. Now let's do the statement surgery. Statement 1. A tax is shifted forward to consumers if the demand is inelastic. This is 100% correct. If consumers have inelastic demand, वो trapped हैं. Producer burden shift कर देता है. Statement 2. A tax is shifted backward to producers if the supply is relatively more inelastic. This is also 100% correct. रूल सिंपल है, बर्डन उस साइड पर पड़ता है जो ज्यादा इनइलास्टिक या लेस फ्लेक्सिबल है। So both statements are correct. The answer is C, both 1 and 2. Yes. मेमोरी क्यू, इलास्टिसिटी को एक एस्केप राउट की तरह सोचो। जिसके पास ज्यादा इलास्टिसिटी है वो स्केप कर सकता है। द इनइलास्टिक साइड इज ट्रैप्ड एंड हैज टू पे। Mini recap. In short, the tax burden falls on the party, consumer or producer that is more inelastic. Both statements are correct. चलिए, आगे बढ़ते हैं to a matching question. Question 74 from CDS 2017. Match the lists. List I. Type of deficit. A. Fiscal deficit. B. Revenue deficit. C. Effective revenue deficit. D. Primary deficit. List 2 explanation. 1. Total expenditure revenue receipts. 2. Revenue expenditure revenue receipts. 3. Revenue deficit grants for creation of capital assets. 4. Fiscal deficit interest payments. Broad micro theme. Types of deficits. Heading. Meet the deficit family. Fiscal और primary तो हमें पता है. रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट है गवर्नमेंट के रेगुलर डे टू डे रेवेन्यू और उसके रेगुलर डे टू डे एक्सपेंडिचर के बीच का शॉर्टफॉल। ये अच्छा नहीं माना जाता। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एक नया कॉन्सेप्ट है। इट्स रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स जो स्टेट्स को एसेट्स बनाने के लिए दिए जाते हैं। ओके, लेट्स मैच देम। बी, रेवेन्यू डेफिसिट मैचेस विद ट्रू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स। सी, Effective revenue deficit matches with 3. revenue deficit grants. D, primary deficit matches with 4. Fiscal deficit interest payments. So B2, C3, D4. Correct. अब कोड्स में देखो। The only option with B2, C3 and D4 is B. तो A automatically 1 से मैच हो जाता है. This is elimination logic. मेमोरी क्यू, हायरार्की याद रखो। फिस्कल सबसे बड़ा है, रेवेन्यू डेली रूटीन वाला है, प्राइमरी पास्ट को हटाता है और इफेक्टिव रेवेन्यू प्रोडक्टिव पार्ट को हटाता है। Brilliant. Mini recap. By matching the definitions you know for sure, you can easily find the correct code, which is B. Question 75 from CDS 2017. Which one of the following is not a component of revenue receipts of the union government? A. Corporate tax receipts. B. Dividends and profits. C. Disinvestment receipts. D. Interest receipts. Broad micro theme,
गवर्नमेंट रिसीट्स, रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल। गवर्नमेंट की आमदनी दो तरह की होती है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स रेगुलर रिकरिंग होती हैं, लाइक सैलरी, टैक्सेस, फीस, प्रॉफिट्स। कैपिटल रिसीट्स नॉन रिकरिंग होती हैं। ये या तो लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं, जैसे लोन, या एसेट रिड्यूस करती हैं, जैसे पीएसयू के शेयर्स बेचना। Okay, a simple test for each option. A. Corporate tax, regular income, revenue receipt. B. Dividends and profits, regular income from PSUs, revenue receipt. C. Disinvestment receipts, government asset बेच रही है, asset reduce हो रहा है, ये तो capital receipt है. This is our answer. D. Interest receipts, regular income on loans given, revenue receipt. You got it. The memory cue is the ultimate test. दो सवाल पूछो. 1. Does it create a liability? 2. Does it reduce an asset? अगर किसी का भी जवाब yes है, तो it's capital. Disinvestment का जवाब yes है. Mini recap. In short, disinvestment receipts are capital receipts because they involve selling a government asset. Option C is the correct answer. आगे बढ़ते हैं. Question 76 from CDS 2016. Very conceptual. Which of the following statements are correct? 1. Ability to pay principal holds that taxes should relate to income or wealth. 2. The benefit principle states that individuals should be taxed in proportion to the benefit they receive. 3. A progressive tax takes a larger share from poor families than from rich. 4. Indirect taxes are cheaper and easier to collect. Broad micro theme, principles of taxation, heading, the philosophy of tax. So this is about the why of taxation. Yes. Statement 1. Ability to pay principal. This says that those with more income should pay more tax. This is considered fair. Statement 1 is correct. Statement 2. The benefit principle. This says you pay for what you use. Toll tax is a perfect example. Statement 2 is also correct. Okay. Statement 3. A progressive tax takes a larger share from poor families. ये तो बिल्कुल गलत है. प्रोग्रेसिव का मतलब है द रिच पे अ लार्जर परसेंटेज. जो टैक्स गरीबों को ज्यादा हिट करता है उसे रिग्रेसिव कहते हैं. सो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. Correct. Statement 4. Indirect taxes are cheaper and easier to collect. दिस इज जनरली ट्रू. जीएसटी बिजनेसेस से कलेक्ट करना 130 करोड़ लोगों से कलेक्ट करने से ज्यादा आसान है. सो स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट. सो स्टेटमेंट्स 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट. So the memory cue, ability to pay equals the richer the more you pay. Benefit equals you use, you pay. Progressive equals income progresses, tax rate progresses. Regressive equals hits the poor more. Perfect. Mini recap, statements 1, 2 and 4 are correct, while statement 3 misdefines a progressive tax. Question 77 from CDS 2015. Which one of the following represents a progressive tax structure? A. Tax rate is the same across all incomes. B. Tax rate increases as income increases. C. Tax rate decreases as income increases. D. Each household pays equal amount of tax. Broad micro theme, tax structures. ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन वाला सवाल है. A. Tax rate is the same. This is proportional or a flat tax. B. Tax rate increases as income increases. This is the textbook definition of a progressive tax. This is our answer. इंडिया का इनकम टैक्स सिस्टम इसका एग्जाम्पल है. C. Tax rate decreases as income increases. This is a regressive tax. D. Each household pays equal amount. This is a lump sum tax and it's highly regressive. Memory? Q? बस word progressive को progress से link करो. As your income makes progress, your tax rate also progresses. It's a very intuitive link. Right. Mini recap. A progressive tax system is one where the tax rate increases with the taxpayer's income, as stated in option B. Question 78, CDS 2015, a very specific fact-based question. Which one of the following is not provided regular budgetary support by the Ministry of Defense? A. Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling. B. Institute for Defense Studies and Analysis, New Delhi. C. Armed Forces Tribunal. D. United Service Institution of India, New Delhi. Broad micro theme. Defense budget allocations. ये स्पेसिफिक जीके वाला सवाल है. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करती है, लेकिन कुछ ऑटोनोमस होते हैं. द करेक्ट आंसर हियर इज डी, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, यूएसआई. ये एक प्रेस्टिजियस थिंक टैंक है, लेकिन ये एमओडी से रेगुलर बजटरी सपोर्ट नहीं लेता. ये एक सोसाइटी है जो मेंबरशिप और ग्रांट्स पर चलती है. Okay, so this is a factual one. Memory Q, USI को यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की तरह याद रखें, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के रेगुलर पेरोल पर नहीं है. Good one. Mini recap. The United Service Institution of India is the correct answer as it is not a direct recipient of regular budgetary support from the MOD. Let's jump to question 79 from CDS 2014. Which one among the following is not a source of tax revenue for the central government in India? A. Income tax. B. Customs duties. C. Service tax. D. Motor vehicle tax. और broad micro theme. Tax powers, union versus state. Heading. Whose tax is it anyway? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टैक्सेस को सेंटर और स्टेट्स के बीच डिवाइड करता है. A.
इनकम टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। बी, कस्टम्स ड्यूटीज, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, एक्सक्लूसिवली अ सेंट्रल गवर्नमेंट पावर। सी, सर्विस टैक्स, 2014 में ये सेंट्रल लगाता था, अब जीएसटी में है। डी, मोटर व्हीकल टैक्स, जब आप कार या बाइक खरीदते हैं तो आप रोड टैक्स देते हैं, ये टैक्स स्टेट गवर्नमेंट्स कलेक्ट करती हैं। दिस इज नॉट अ सेंट्रल टैक्स। So the answer is clearly D, motor vehicle tax. Memory cue. रियल लाइफ से कनेक्ट करो। आप इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हो, मोटर व्हीकल टैक्स अपने स्टेट के आरटीओ में, प्रॉपर्टी टैक्स अपने म्युनिसिपैलिटी को। सिंपल। Exactly. Mini recap. Motor vehicle tax is a state level tax, not a source of revenue for the central government, making D the correct answer. Question 80 from CDS 2014. Which of the following does not form part of the current account of balance of payments? A. Export and import of goods. B. Export and import of services. C. Income receipts and payments. D. Capital receipts and payments. Broader up exam. Micro theme. Balance of payments, BOP. Heading. Decoding the BOP, current versus capital. Balance of payments, BOP के दो मेन अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में रेगुलर फ्लोज आते हैं, गुड्स, सर्विसेज, इनकम। ये आपकी मंथली इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट जैसा है। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स आते हैं जो कंट्री के एसेट्स और लाइबिलिटीज को चेंज करते हैं। Okay, let's check the options. A. Export and import of goods. ये तो करंट अकाउंट का बिगेस्ट कंपोनेंट है। B. Export and import of services. ये भी करंट अकाउंट का कोर पार्ट है। C. Income receipts and payments. ये भी करंट अकाउंट का हिस्सा है। D. Capital receipts and payments. अरे नाम में ही कैपिटल है। This belongs to the capital account. Correct. The question asks what is not a part of the current account. The answer is clearly D. Memory cue. Remember this way. Current equals regular, day-to-day international transactions. Capital, big ticket transactions that change assets and liabilities. Mini recap. In short, capital receipts and payments belong to the capital account, not the current account of the BOP. Option D is correct. On to question 81, also from CDS 2014. Corporation tax in India is levied on the income of a company. Which one of the following does not include corporation tax? A. Profit from business. B. Capital gain. C. Interest on securities. D. Sale proceed of assets. ब्रॉड माइक्रो थीम, डायरेक्ट टैक्सेस, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स है जो कंपनीज अपने नेट प्रॉफिट्स पर देती हैं। सवाल है कि इनमें से क्या कंपनी की टैक्सेबल इनकम में नहीं आता। Let's analyze. A. Profit from business. ये तो मेन सोर्स है, इस पर टैक्स लगता है। बी. कैपिटल गेन। अगर कंपनी एसेट बेचकर प्रॉफिट कमाती है तो उस पर भी टैक्स लगता है। C. Interest on securities. कंपनी की इन्वेस्टमेंट इनकम पर भी टैक्स लगता है। डी. सेल प्रोसीड ऑफ एसेट्स। ये ट्रिकी है। सेल प्रोसीड मतलब एसेट बेचने से मिला टोटल अमाउंट। टैक्स टोटल अमाउंट पर नहीं, सिर्फ प्रॉफिट या गेन पर लगता है। अच्छा, तो अगर कंपनी ने 1 करोड़ की जमीन 1.5 करोड़ में बेची तो सेल प्रोसीड 1.5 करोड़ है, लेकिन टैक्सेबल कैपिटल गेन सिर्फ 50 लाख है। Exactly. Therefore, the entire sale proceed of assets is not taxed. So D is the correct answer. Memory cue. Golden rule of taxation. Tax हमेशा कमाई, profit gain पर होता है, total transaction value पर नहीं. Remember gain, not proceeds. Mini recap. In short, corporation tax is levied on net profits, which includes capital gains, but not the entire sale proceeds from an asset. So D is our answer. Now for a question from CAP 2024, question 82. Consider the following assets. 1. The 15th Finance Commission used fiscal effort as a criterion for horizontal devolution, unlike the 14th Finance Commission. 2. Both the 14th and 15th Finance Commissions used pre-2011 demographic variables as a criteria for horizontal devolution. Which of the statements given above is our correct? Broad micro theme. Finance Commission. Heading. The Finance Commission's evolving formula. Finance Commission एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स रेवेन्यू डिवाइड करने का फॉर्मूला रेकमेंड करती है। Yes. Statement 1. The 15th FC used fiscal effort, unlike the 14th FC. This is correct. 15th FC ने टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स नाम का एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया था विद 2.5% वेटेज। 14th FC में ये नहीं था। Statement 2. Both used pre-2011 demographic variables. This is incorrect. 14th FC ने 1971 population data यूज किया था, but the 15th FC made a major shift and used the 2011 population data. Okay, so this was a big change. That means only statement 1 is correct. The answer is A, 1 only. Right. Memory cue. 15th FC को मॉडर्न की तरह सोचो. It used modern data, 2011 census, and modern ideas, rewarding fiscal effort. Mini recap. In short, the 15th Finance Commission introduced fiscal effort as a new criterion and switched to the 2011 population data, making statement 1 correct and statement 2 incorrect. Question 83, CAPF 2024. Very similar to previous question, which means it's a high yield concept. Consider the following statements. 1. Burden of a tax on a commodity is
or seller, it is explicitly levied upon. 2. Burden of a tax on a commodity depends on the slope of the demand and supply curves. Which of the statements given above are correct? Broad micro theme, tax incidence and elasticity. Heading, the real burden of tax, revisited. So we are back to tax incidence. Yes. Statement 1. Burden is independent of who it is explicitly levied upon. This is correct. कानून कह सकता है कि सेलर टैक्स दे, लेकिन सेलर प्राइस बढ़ाकर बायर से वसूल सकता है. बर्डन कौन उठाएगा ये इकोनॉमिक्स डिसाइड करती है, कानून नहीं. स्टेटमेंट 2. बर्डन डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स. द स्लोप इज अ मेजर ऑफ इलास्टिसिटी. और हमने डिस्कस किया टैक्स बर्डन ज्यादा इनइलास्टिक साइड पर पड़ता है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. So, both statements are correct. The answer is C, both 1 and 2. Memory cue. टैक्स लॉ बताता है कि गवर्नमेंट को चेक कौन लिखेगा. टैक्स इकोनॉमिक्स डिसाइड करती है कि टैक्स की वजह से असल में गरीब कौन होगा. Brilliant summary. Mini recap. The final economic burden of a tax is determined by the relative elasticities of demand and supply, not by who is legally required to pay it. Next up, question 84 from CAPF 2024. What is the percentage weightage assigned to forest and ecology in the devolution formula given by the 15th Finance Commission for sharing of union tax revenue with the states? A 10%, B 15%, C 7.5%, D 2.5%. Broad micro theme, 15th Finance Commission criteria. ये direct factual question है about the 15th FC's formula. Let's quickly recall the weights. Income distance, 45%. Population, 2011, 15%. Area, 15%. Demographic performance, 12.5%. Forest and ecology, 10%. Tax and fiscal efforts, 2.5%. So the correct answer is clearly A, 10%. पेरिफेरल नॉलेज. ये 14th FC से ज्यादा था, जिसने फॉरेस्ट कवर को 7.5% वेटेज दिया था. Correct. Memory cue. 15th FC criteria का एक mental pie chart बनाओ. Income distance 45%, सबसे बड़ा slice है. Population and area twins हैं, 15-15. और याद रखो, forest gets a perfect 10. Mini recap in short. The 15th Finance Commission assigned a 10% weightage to the forest and ecology criterion. Option A is correct. Let's take question 85, also from CAPF 2024. The population of the year 2011 was first introduced in the tax devolution formula by A. 15th Finance Commission, B. 13th Finance Commission, C. 14th Finance Commission, D. 12th Finance Commission. Broad micro theme, Finance Commission history. Heading, the population data debate. हमने अभी डिस्कस किया कि population data का choice एक बड़ा debate रहा है. Exactly. And the shift to more recent data was a major change. It was the 15th Finance Commission that decided to use the 2011 population data. The 14th and earlier commissions had used the 1971 data. So the answer is directly A. So let's use our modern hack again. 15th FC equals to modern. Using the latest available census data, 20 Precisely. Mini recap. The 15th Finance Commission was the first to use the 2011 population data in its tax devolution formula. Simple and direct. Moving to question 86 from CAPF 2024. Which of the following is a part of the capital receipt of the Government of India? 1. Disinvestment receipts. 2. Interest receipts. 3. Small savings. 4. Net market borrowing. Select the correct answer using the code given below. Broad micro theme. Components of capital receipts. We are back to capital receipts. हमारा 2-question test apply करते हैं. Does it create a liability or does it reduce an asset? 1. Disinvestment receipts. Asset reduce करता है, so yes, it's a capital receipt. 2. Interest receipts. Regular income, so no, it's a revenue receipt. 3. Small savings. Government को ये पैसा लौटाना है. Liability create करता है, so yes, it's a capital receipt. 4. Net market borrowing. Loan है, liability create करता है, so yes, it's a capital receipt. So items 1, 3 and 4 are capital receipts. Memory cue is our 2-question test. Borrowings. Capital. Capital. Selling assets. Capital. Regular income. Revenue. Perfect. Mini recap. Disinvestment, small savings, and market borrowings are all examples of capital receipts as they either reduce assets or create liabilities for the government. Question 87 from CAPF 2023. Fiscal deficit in the union budget means A. The difference between current expenditure and current revenue. B. Net increase in the borrowings of the union government from the Reserve Bank of India. C. The sum of budgetary deficits and the net increase in internal and external borrowings. Or D. None of the above. Broad micro theme. Fiscal deficit definition. Heading. Defining fiscal deficit again. Examiners इस concept से obsessed हैं.
We know fiscal deficit is the total borrowing requirement. Let's check the options. A is revenue deficit, wrong. B is only one part of borrowing, incomplete. C is very confusingly worded. The fiscal deficit itself is the net increase in borrowings. Exactly. ये एक poorly framed question है. The fiscal deficit indicates the total borrowings needed. None of the options perfectly match the standard definition. However, C is the only one that mentions internal and external borrowings, which is the essence of it. But the best strategy is to stick to the clear definition you know. Fiscal deficit is equal to total expenditure minus revenue receipts plus non-debt capital receipts. Mini recap. Fiscal deficit represents the total borrowing requirement of the government. Be wary of poorly phrased options. Question 88 from CAPF 2022. The proceeds from disinvestment are included as A. Non-tax revenue, B. Revenue receipts, C. Capital receipts, D. Tax revenue. Disinvestment. Where does it fit? Round 2. Repetition is the mother of all learning. Disinvestment, matlab, government is selling its shares. Yes. Applying R2 question test. Is the government reducing an asset? Yes. Therefore, it's a capital receipt. Option C is absolutely correct. Memory cue. Let's reinforce this. Disinvestment equals selling family silver, PSUs. Selling an asset is a one-time capital transaction, not your monthly salary, revenue. Right. Mini recap. Proceeds from disinvestment are classified as capital receipts because they reduce the government's assets. Option C is correct. Think for a second and recall why. Next one. Question 89 from CAPF 2022. GST is an A. Destination-based consumption tax, B. Origin-based production tax, C. Destination-based sales tax on sales, D. Origin-based transaction tax on sales. Broad micro theme, nature of GST, heading. The core principle of GST, destination is key. GST का नेचर डेस्टिनेशन बेस्ड है. इसका मतलब है कि टैक्स रेवेन्यू उस स्टेट को जाता है जहां गुड्स या सर्विसेज फाइनली कंज्यूम होती हैं, द डेस्टिनेशन, ना कि जहां वो प्रोड्यूस होती हैं, द ओरिजिन. राइट. तो अगर कार हरियाणा ओरिजिन में बनी और यूपी डेस्टिनेशन में बिकी तो स्टेट जीएसटी कंपोनेंट यूपी को मिलेगा. लेट्स चेक ऑप्शंस. ए. डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. दिस परफेक्टली डिस्क्राइब्स जीएसटी. इट्स लेवीड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन. दिस इज आवर आंसर. बी. ओरिजिन बेस्ड प्रोडक्शन टैक्स. ये जीएसटी का उल्टा है. Correct? A captures the two key features, destination-based and tax on consumption. Memory cue. टैक्स मनी को एक पैसेंजर की तरह सोचो जो प्रोडक्ट के साथ ट्रैवल कर रहा है. टैक्स प्रोडक्ट के फाइनल डेस्टिनेशन कंज्यूमर के स्टेट पर उतर जाता है. Mini recap. In short, GST is a destination-based consumption tax. Option A is the perfect description. Question 90. CAPF 2021. Which one of the following functions is an automatic stabilizer in the context of fiscal and monetary policies of an economy? A. Personal income tax. B. Reverse repo rate of bank. C. Open market operation. D. Bond price. Broad macro theme. Fiscal policy, automatic stabilizers. Heading. The economy's autopilot mode. Automatic stabilizers economy के thermostat जैसे होते हैं. वो automatically economy को cool down या warm up करते हैं बिना किसी new government decision के. Yes. For example, जब इकोनॉमी बूम करती है, लोग ज्यादा कमाते हैं. प्रोग्रेसिव टैक्स की वजह से वो ऑटोमेटिकली हायर टैक्स ब्रैकेट्स में चले जाते हैं और ज्यादा पर्सनल इनकम टैक्स देते हैं. इससे सिस्टम से पैसा निकलता है और इकोनॉमी कूल डाउन होती है. रिसेशन में इसका उल्टा होता है. ओके, सो लेट्स चेक द ऑप्शंस. ए. Personal income tax. As just explained, its progressive nature makes it a classic automatic stabilizer. This is the correct answer. B and C, reverse repo rate and OMO, ये monetary policy tools है. RBI को actively इन्हें change करना पड़ता है. ये automatic नहीं, discretionary है. Correct. The keyword is automatic. No new decision is needed. It's built into the system's wiring. Mini recap. In short, personal income tax acts as an automatic stabilizer by naturally adjusting tax collections with the economic cycle, making A the correct answer. And we are on our final question for today. Question 91 from CAPF 2017. A classic match the following. Match List I committee with List I subject. A. Rangarajan committee. B. Narsimham committee. C. Kelkar committee. D. Malhotra committee. List I subject. 1. Tax reform. 2. Insurance reform. 3. Disinvestment of shares in PSEs. 4. Banking sector reform. Broad micro theme. Important economic committees in India. Heading. The committee jigsaw puzzle. Matching committees with their subjects is a favorite question type. Let's match them. A. Rangarajan committee. Famous for disinvestment of shares in PSEs. So A matches with 3. B. Narsimham committee. Legendary name for banking sector reforms. So B matches with 4. C. Kelkar committee. Famous for recommendations on tax reforms. So C matches with 1. D. Malhotra committee. Paved the way for insurance sector reform. So D matches with 2. So the code is A3, B4, C1, D2.
दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑप्शन ए। एलिमिनेशन लॉजिक से अगर सिर्फ नरसिम्हम फॉर बैंकिंग B4 और मालहोत्रा फॉर इंश्योरेंस D2 भी पता होता तो भी ऑप्शन ए ही फिट होता। Exactly. Time for a final super fun memory hack. Narsimham is Narsimha, lion. King of finance is banking. Malhotra, mal, goods. You need insurance for your mal. Kelkar contains car, tax in Hindi. So, Kelkar for tax reform. Rangarajan contains Rajan, king. A king deciding how to sell his kingdom's jewels, PSUs, that's disinvestment. Brilliant. Many recap. Correct matching is Rangarajan, disinvestment, Narsimham, banking, Kelkar, tax, and Malhotra, insurance. Option A is the winner. तो ये था हमारा आज का आखिरी सवाल. What a session. Wow. What an incredible deep dive. हमने मनी सप्लाई से शुरू करके GST, डेफिसिट्स, टैक्स बर्डन, फाइनेंस कमीशन और इंपॉर्टेंट कमिटीज तक सब कुछ कवर कर लिया. हर क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा था. मजा आ गया बिल्कुल. इंडीड. अगर हम आज की चर्चा को समराइज करें तो की टेकअवेज हैं. मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक की सेलिंग एक्शन से मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होती है. फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट है और उसमें से इंटरेस्ट हटा दें तो प्राइमरी डेफिसिट मिलता है. जीएसटी एक मेजर रिफॉर्म है, लेकिन पेट्रोलियम और अल्कोहल जैसे आइटम्स अभी भी इसके बाहर हैं. फाइनेंस कमीशन सेंटर और स्टेट्स के बीच रिसोर्सेज बांटने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है और क्राउडिंग इन जैसे कॉन्सेप्ट्स बताते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दे सकती है. एग्जैक्टली. और याद रखना दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट्स आइसोलेटेड नहीं है. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. एक पॉलिसी का असर दूसरे पर पड़ता है. अब आपके लिए एक फाइनल थॉट. हमने ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स की बात की जो इकोनॉमी को ऑटोमेटिकली बैलेंस करते हैं. नाउ थिंक अबाउट दिस. इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ AI एंड सुपरफास्ट डेटा, could we design an economy with such perfect automatic stabilizers that it would never need human intervention or a government budget decision to correct a crisis? क्या एक सेल्फ हीलिंग इकोनॉमी पॉसिबल है? इस पर सोचना जरूर. एन इंटरेस्टिंग थॉट इंडीड. इस सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं. कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग. मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए सोर्सेज और नई इनसाइट्स के साथ. टिल देन, टेक केयर.